हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हांगकांग और मेनलैंड चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उस बारे में। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल हांगकांग। हांगकांग जो है वो चाइना के सदर्न कोस्ट पर बसा हुआ एक सिटी है। वो 60 किलोमीटर फ्रॉम मकाऊ है। ये साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है एक्सेप्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में चाइना का गुआंगडोंग सिटी है जो शेंजन प्रोविंस में आता है। टेरिटरी 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसमें हांगकांग आइलैंड, कालून आइलैंड और न्यू टेरिटरी नाम के और अदर 200 आइलैंड्स आते हैं। तो चलिए हांगकांग के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। हांगकांग, जिसको HKSAR भी बोलते हैं, एक स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का। इसका पॉपुलेशन 75 लाख के करीब है और इसमें सभी नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। ओरिजिनली एक जस्ट फिशिंग विलेज था, लेकिन आज ये वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हब बन चुका है। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस है इन द वर्ल्ड। इसकी और अकम्पलिशमेंट के बारे में जानते हैं। इसकी जो करेंसी है दैट इज़ हांगकांग डॉलर। ये वर्ल्ड की 8th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। हांगकांग को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप सिटीज़ भी बोला जाता है वर्ल्ड का। ये यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4th नंबर पर आता है। में लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्काई स्क्रैपर इन द वर्ल्ड है किस सिटी में, तो वो हांगकांग में है। इसके रेसिडेंट्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है और ये ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में भी 4th नंबर पर आता है। उसके अलावा वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बिलियनर रहते हैं किसी सिटी में, तो उसमें हांगकांग 3rd नंबर पर आता है। चलिए अभी हम हांगकांग का जियोग्राफी जानते हैं। हांगकांग मेनली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट जो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, दैट इज़ हांगकांग आइलैंड्स, 15, 16, 17, 18 नंबर में जो डिनोट किया गया है। बाद में जो रेड कलर में है उसको बोलते हैं कालुन आइलैंड और कालुन पेनिनसुला, 10 to 14 नंबर। और जो बाद में ब्लू नंबर में दिया गया है उसको बोलते हैं न्यू टेरिटरी। सो फॉर अस हांगकांग is divided into 3 parts, that is हांगकांग आइलैंड्स, कालुन एंड थर्ड न्यू टेरिटरी। ये टर्म्स आप याद रखिए क्योंकि हमको नेक्स्ट स्लाइड में इसका काम पड़ेगा। इसके पहले कि हम हांगकांग और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जाने, पहले हमको हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री कहाँ तक? टिल 1997 तक। 1997 तक क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रॉम एजेस हांगकांग जो है वो चाइना का ही पार्ट, सो इट बिलोंग टू चाइना फ्रॉम एजेस। इन 1842 उस समय हांगकांग में क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो 1842 में क्विंग डायनेस्टी ने फर्स्ट ओपियम वॉर लूज़ किया और फर्स्ट ओपियम वॉर लूज़ करने के बाद उनको हांगकांग ब्रिटिश एम्पायर को देना पड़ा थ्रू ट्रीटी ऑफ नांकिंग। और हांगकांग जो है वो ब्रिटिश क्राउन का कॉलोनी बना। अभी इसके बाद फर्स्ट ओपियम वॉर हारने के बाद क्विंग डायनेस्टी चुप नहीं बैठा, उसने फिर से वॉर किया। 1850 और 1860 के बीच में सेकंड ओपियम वॉर हुआ, उसमें भी क्विंग डायनेस्टी हारा। और पहले तो हांगकांग हार चुका था, अभी उसको कालुन पेनिनसुला भी ब्रिटिश को देना पड़ा थ्रू द कन्वेंशन ऑफ पेकिंग। अभी 1898 में ब्रिटिश कॉलोनी ने फर्दर एक्सपांड किया जब उन्होंने न्यू टेरिटरी लिया ऑन 99 ईयर्स लीज। लीज पर क्या लिया था? न्यू टेरिटरी। हांगकांग हांगकांग आइलैंड्स और कालून आइलैंड्स लीज पर नहीं थे, वो ऑलरेडी ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुके थे। और ये जो न्यू टेरिटरी है वो उन्होंने 99 ईयर के लीज पे लिया था। मतलब अगर 1898 में लीज़ लिया है, मतलब 99 मतलब 1997 में वो लीज़ ख़त्म होना था। तो ब्रिटिश कॉलोनी में क्या क्या था उस समय? हांगकांग, कालून आइलैंड्स और न्यू टेरिटरी। जैसे जैसे ये 99 ईयर्स का लीज़ ख़त्म होने आया, वैसे वैसे ब्रिटिश को अपना फ्यूचर इस रीजन में अंधकार में दिखाई दिया। तो उन्होंने 19 दिसंबर 1984 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और चाइनीज़ प्रीमियर झाओ जियांग, उन्होंने एक साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उस डिक्लेरेशन में क्या बोला गया था कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म, दैट इज आफ्टर 1997, ब्रिटिश जो है वो न्यू टेरिटरी ही नहीं, कालून और हांगकांग भी चाइना को वापस कर देंगे। आइडियली ब्रिटिश ने 99 ईयर्स के बाद में सिर्फ न्यू टेरिटरी वापस करना बनता था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जो ऊपर बताया। उसमें उन्होंने हांगकांग, कालून आइलैंड्स और न्यू टेरिटरी तीनों वापस करने का डिसाइड कर दिया। और उसके अगेंस्ट में चाइना ने क्या प्रॉमिस किया? चाइना ने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 50 ईयर्स तक, फ्रॉम 1997 टू नेक्स्ट 50 ईयर्स, दैट इज टिल 2047, वन कंट्री और टू सिस्टम्स का रूल
वहाँ पर हांगकांग में अप्लाई होगा। तो अब ये रूल मतलब क्या है, आपको सिंपली समझाने के लिए, हमारा इंडिया में भी ये रूल अप्लाई था। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर दो इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इंडिया में भी दो रूल्स चलते थे। जो इंडिया के कानून थे वो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं थे, उनके वहाँ पे स्पेशल कानून हुआ करते थे। सो इस तरह से 1 जुलाई 1997 को, आफ्टर 156 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, हांगकांग जो है वो ब्रिटिश के पास से चाइना के पास ट्रांसफ़र हुआ। जो शुरुआत में जो हांगकांगर्स थे वो बड़े खुश हुए कि भाई हम हमारे रूट्स में वापस जा रहे हैं फ्रॉम ब्रिटिशर्स। सो अभी जो चाइना और ब्रिटिश के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, वन कंट्री टू सिस्टम्स का, तो उसके मुताबिक हांगकांग जो है उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम विल बी डिफरेंट फ्रॉम चाइना फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। तो उसके तरफ तहत सीरीज ऑफ गारंटीज दी गई फ्रॉम चाइना टू हांगकांग। और गारंटीज कहाँ पे सेट आउट की गई? सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन में, और उसको बोला गया बेसिक लॉ ऑफ हांगकांग। सिंस हांगकांग वॉज विथ ब्रिटिश, सो वहाँ के लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के प्रति काफ़ी जागरूकता थी, जो कि चाइना में नहीं है। प्लस चाइनीज़ नेशनल लॉ जो था वो हांगकांग में अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि हांगकांग वो तो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। और अभी भी जो हांगकांग के कोर्ट्स है वहाँ पर ब्रिटिश प्रेसिडेंट्स से, रूलिंग्स से, वो अभी भी यहाँ पे रेफ़र किए जाते हैं। हांगकांग और चाइना के बीच में का जो डिफरेंस है, जो इमिग्रेशन के और टैक्सेशन के रूल्स है, वहाँ पर इमीडिएटली समझ में आए। भले अभी हांगकांग और चाइना एक ही कंट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी चाइना से जब लोग हांगकांग आते हैं तो उनको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है। हांगकांग का अपना सेपरेट पासपोर्ट है। जब लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते तो उनको बॉर्डर कंट्रोल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। प्लस जो चाइना के लोग हैं वो हांगकांग में घर नहीं बना सकते। और इसके अलावा तो ओलंपिक में हांगकांग की अपनी एक सेपरेट टीम जाती है और चाइना की एक सेपरेट टीम जाती है। तो जैसे कि आपको बताया मैंने, इनिशियल डेज में हांगकांग के लोग थे वो बड़े खुश थे जब वो ब्रिटिश से चाइना में शिफ्ट हुए तब। लेकिन फिर उनका डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया। तो हांगकांग और चाइना का रिलेशन जो था वो धीरे धीरे टेंस होता गया फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। उसमें वेरियस फैक्टर्स थे। तो फ्यू ऑफ द फैक्टर्स वर लाइक, जो वन कंट्री और टू सिस्टम का प्रिंसिपल जो ब्रिटिश और चाइना ने एग्री किया था, तो उसके इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस। चाइना वॉज ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट मोर टूवर्ड्स हांगकांग इज पार्ट ऑफ चाइना। प्लस एज पर मेनलैंड चाइना पॉलिसी, दे वर ट्राइंग टू encourage मोर एंड मोर विजिटर्स फ्रॉम मेनलैंड चाइना टू हांगकांग। बाद में वो लोग हांगकांग की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेंज करने का ट्राई कर रहे थे। इस चीज़ की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो हांगकांग से शिफ्ट होने लगी, फ्रॉम हांगकांग टू द प्लेसेस लाइक यूएई एंड इंडिया। और उसके अलावा जो चाइना था वो हांगकांग के इंटरनल अफेयर्स में बार बार दखल देने लगा था। वो भी हांगकांगर्स को पसंद नहीं आया, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर रेजिंग डिससेटिस्फैक्शन एंड टेंशन। तो इसी टेंशन के तहत 2014 में हांगकांग में एक प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को फेमसली लोग अम्ब्रेला मूवमेंट भी बोलते हैं। अभी अम्ब्रेला मूवमेंट क्यों बोलते हैं? सभी को पता है कि चाइना के जो तरीके होते हैं प्रोटेस्ट को दबाने के, ड्रैकोनियन तरीके होते हैं, राक्षसी तरीके होते हैं। उसी के तहत जब वो 2014 में ये लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो चाइना की आर्मी ने उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया। खुद मास्क पहन के आते थे और जो लोग थे प्रोटेस्ट करने, उनके ऊपर केमिकल छिड़कते। तो उससे बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो अम्ब्रेला यूज़ करना शुरू किया ताकि उनके ऊपर वो केमिकल का स्प्रे ना आए। और धीरे धीरे ये अम्ब्रेला ही उस मोमेंट का सिंबल बन गया और इसको अम्ब्रेला मोमेंट कहा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हांगकांग ब्रिटिशर्स के अंडर अंडर 156 ईयर्स तक था। तो इसलिए जो हांगकांगर्स थे उनके दिल में डेमोक्रेसी के प्रति काफ़ी झुकाव था। तो चाइना बोलता है कि तो आप आपके रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हो, लेकिन बट जो लोग इलेक्शन में खड़े रहेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। मतलब जो वहाँ के लोग थे वो उन्हीं को चुन सकते थे जिनको चाइना ने नॉमिनेट किया है। तो ऑब्वियसली अगर चाइना नॉमिनेट करेगा तो वो प्रो चाइना ही होगे, प्रो हांगकांग तो नहीं होगे। फर्दर 2018 में एक स्ट्रेंज इंसिडेंस हुआ। एक हांगकांग में लड़का था, उसका नाम था चैंग टोंग काई। वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेके ताइवान घूमने गया और ताइवान के होटल में उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया और वहाँ से वो भागकर हांगकांग आ गया। अभी हांगकांग उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि मर्डर जो है वो ताइवान में हुआ था। और उस समय, और इस लड़के को हांगकांग की पुलिस ताइवान भेज नहीं सकती थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी
नहीं थी। सो टू हैंडल सच सिचुएशंस फरवरी 2019 में हांगकांग गवर्नमेंट ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पास की विथ ताइवान। सो इन केस ऐसे कोई इवेंट होते हैं तो हांगकांग उन क्रिमिनल्स को ताइवान भेज सकता है ताकि वहाँ पे उनके ऊपर मुकदमा चले और वहाँ पे उनको पनिशमेंट मिले। लेकिन यहाँ पर और एक बदमाशी की गई कि इस लॉ के अंदर एक अमेंडमेंट डाला गया, तो उसके अंदर अलॉन्ग विथ ताइवान उन्होंने सेम ट्रीटी मेनलैंड चाइना के साथ भी कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस चाइना के साथ होता है तो हांगकांग का पर्सन को चाइना भेजा जाएगा और चाइना के कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा होगा और उसको सज़ा वहीं होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट हांगकांग के लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि चाइना का लीगल सिस्टम जो है एब्सोल्युटली ओपेक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हांगकांग से जो लोग चाइना को नहीं चाहिए उनको उठा के चाइना ले जाएंगे और उनके वहाँ पे ट्रायल करेंगे और उनको वहाँ सेंटेंस देंगे, और हुआ भी यही। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द important reason for protest and dissatisfaction among हांगकांगर्स अगेंस्ट चाइना। तो जैसे कि आपको लास्ट स्लाइड में बताया, जो हांगकांगर्स थे इस लॉ के वजह से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ उल्टा पुल्टा बोलेगा तो चाइना वाले उसको इस लॉ के अंदर में उठा के ले जाएंगे चाइना में और वहाँ पे जाके उसका हिसाब किताब तमाम कर देंगे। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट को समझ में आया कि हांगकांग में इसके खिलाफ अनरेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट हो रहा है। सो इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए चाइना ने एक नया लॉ निकाला, उसको उन्होंने बोला हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ। सो अंडर दिस लॉ, अंडर हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, कोई भी व्यक्ति हांगकांग में अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा या उनके खिलाफ कोई एक्टिविटी करेगा तो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा और उसके अगेंस्ट में चाइना में एक्शन होगा। और इस लॉ के तहत चाइना ने हांगकांग में एक ऑफिस खोला फॉर सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। सो बिकॉज ऑफ द अर्लियर ट्रीटी, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी प्लस दिस हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जो सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी उनको समझ में आ गया कि हांगकांग में काफ़ी सारा ह्यूमन राइट वॉलेशन होगा। सो इस हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ की वजह से जो बाकी सारी कंट्रीज़ थी जैसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड एंड आयरलैंड, उन्होंने अपनी जो बायलैटरल एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ थी हांगकांग के साथ में वो उन्होंने सस्पेंड कर दी। हांगकांग व्हेन इट वाज इन नॉर्मल फेज़, तो वहाँ पर यूएस जो था उसको प्रेफरेंशियल इकोनॉमिक और ट्रेड ट्रीटमेंट देता था, तो उसने यूएस ने वो भी देना बंद कर दिया 2020 के बाद, जुलाई 2020 के बाद। और 2020 के बाद तो आप जानती हो कि वहाँ पे कोविड सिचुएशन है, तो जिसकी वजह से हांगकांग का प्रोटेस्ट जो है वो ऑलरेडी सप्रेस हो चुका है। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए हमें जानेंगे कि फ्यूचर में हांगकांग के लिए क्या रखा है। जब ब्रिटिश हांगकांग से गए थे तो उन्होंने तो 50 इयर्स के लिए वन कंट्री और टू सिस्टम का रूल बना के गए, बट चाइना जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ में दिख रहा है। वो 2047 तक रहा नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि हांगकांग के सिटीज़न जो है वो चाइनीज़ रंग में अभी से रंग जाए, क्योंकि 2047 तक राह देखेंगे फिर हमारे रूल वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर उस समय हांगकांग की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वो अभी से वहाँ पर अपने रूल्स अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं। और जो हांगकांग का यूथ है, वहाँ की जनता है, वो डरी हुई है। तो उनको पता नहीं कि जो रूल उन्होंने ब्रिटिश में देखा था, जहाँ पे उनके पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, उनके पास आज़ादी थी कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, वो आज़ादी शायद चाइनीज़ रूल में उनसे छीन जाए। तो ये तो 2047 ही बताएगा कि क्या हांगकांग चाइना के अंडर में चाइना की तरह बन जाएगा या फिर वो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ का यूथ जो आजकल की प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है वो डरा हुआ है, क्योंकि 2047 में अभी का जो यंग पॉपुलेशन है वो उस समय अडल्ट वर्किंग पॉपुलेशन रहेगा, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो उनके ऊपर ही आएगा। तो आई होप फ्रेंड, मेरे इस वीडियो से आपको हांगकांग और मेनलैंड चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कुछ हद तक समझने में आसानी हुई होगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत रिसर्च करना पड़ता है, पर मैंने आपको सिंपल तरीके से जो क्रक्स है वो समझाने का ट्राई किया है। सो थैंक्स फॉर लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।